तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर। जिन चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया नेशनल इनकम के बारे में, मनी के बारे में, बैंकिंग के बारे में, और अब जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर नंबर 7 है TR जैन की बुक में। मैंने इसका जो है एक वीडियो आपको पहले दे दिया है कि बताया कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, फिर उसको डिटेल में बताया कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो नॉर्मल डिमांड जो है जो 11th क्लास में आपने पढ़ा, किसी भी एक वस्तु की डिमांड उससे थोड़ा अलग है। ये एक वस्तु की डिमांड नहीं है, जितनी भी वस्तु एंड सेवाएं हैं पूरी अर्थव्यवस्था में उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की बात की जा रही है, किसी भी एक वस्तु या सेवा की बात नहीं की जा रही है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के रूप में नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसे हम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मापते हैं। कारण ये है कि एक वस्तु का तो है नहीं, तो एक वस्तु होती तब आप क्वांटिटी में माप सकते थे। यहाँ सारी वस्तुओं और सेवाओं की बात की जा रही है, तो सारी वस्तुओं और सेवाओं में फिर दिक्कत हो जाएगी कि हम यदि क्वांटिटी मापेंगे तो क्वांटिटी में तो सुई भी आता है, उस क्वांटिटी में हवाई जहाज भी आता है, क्वांटिटी में मोबाइल भी आता है, क्वांटिटी में मार्कर भी आता है। तो क्वांटिटी वाइज नापना एग्रीगेट डिमांड को, यानी सभी वस्तुओं और सेवाओं को क्वांटिटी वाइज मापना गलत है। तो क्या किया जाए, तो क्वांटिटी वाइज ना माप के सभी वस्तुओं और सेवाओं को आप इन टर्म्स ऑफ मनी यानी एक्सपेंडिचर वाइज मापते कि कितना लोग खर्च करना चाहते हैं। ठीक है, जितना भी लोग खर्च करना चाहते हैं किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में, आने वाले अकाउंटिंग एक ईयर में जितना लोग खर्च करना चाहते हैं उसे इनकम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो जो खर्च कर चुके हैं उसकी बात नहीं किया जा रहा है, जो खर्च करना चाहते हैं उसकी बात किया जा रहा है। यानी विश टू स्पेंड या फिर प्लान टू स्पेंड की बात की जाएगी। विश टू स्पेंड या फिर प्लान टू एक्सपेंड ही एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अच्छा, फिर आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ एडी शेड्यूल, यानी समग्र मांग का व्यवहार किस प्रकार से है, या फिर समग्र मांग अनुसूची किसे कहते हैं। तो समग्र मांग का व्यवहार क्या है, देखो समग्र मांग को यदि हम कंपेयर करेंगे कि भाई देखो सीधी सी बात है, आप मेरे जब डिमांड निकालते थे एक वस्तु का तो यहाँ लिखते थे प्राइस और यहाँ लिखते थे क्वांटिटी। अब क्या करें हम, यहाँ प्राइस नहीं लिखेंगे हम, तो यहाँ टोटल खर्चा लिखेंगे। टोटल खर्चा को क्या कह सकते हैं, एडी। तो यहाँ क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखा जाता है इनकम। तो यानी एडी को हमेशा किसके अनुरूप दिखाया जाता है, इनकम के। वहाँ पे डिमांड जो थी वहाँ डिमांड प्राइस के अनुरूप दिखाया जाता था, क्वांटिटी को किसके अनुरूप दिखाया जाता था, कीमत के अनुसार। और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को किसके अनुरूप दिखाया जाएगा, इनकम के अनुसार, कि इनकम के अनुसार लोग कितना खर्च करना चाहते हैं। वैसे हम एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड इज स्टडीड एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी एग्रीगेट डिमांड असल में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप, यानी इनकम किस प्रकार से बदल रहा है उसके अनुरूप एग्रीगेट डिमांड में क्या बदलाव है, यानी टोटल खर्चा कितना बदल रहा है, उसी को कहा जाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो इनकम के अनुरूप हमेशा हम एग्रीगेट डिमांड को कंपेयर करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। इनकम एग्रीगेट डिमांड, इनकम एग्रीगेट डिमांड, इस प्रकार से। यदि इनकम कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, इनकम ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा। ठीक, चलिए। समग्र मांग को आय के विभिन्न स्तर के अनुरूप समग्र व्यय के रूप में, किसके रूप में, समग्र व्यय के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब समग्र मांग अनुसूची किसे कहेंगे भाई। इस अनुसूची जब भी वर्ग आए तो आप समझ लीजिए अनुसूची का मतलब टेबल, या फिर हिंदी में कहा जाए तो तालिका। तो तालिका वर्ड यूज कर लेना है, अनुसूची हो जाएगा। सुनिए सेम चीज को, वह तालिका एक ऐसी तालिका जो आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप समग्र मांग को दर्शाती है। आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप समग्र मांग को दर्शाती है, उसी को हम कहते हैं समग्र मांग अनुसूची। मतलब सुनिए, ये समग्र मांग अनुसूची है।
यानी एक ऐसा टेबल जो आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप एग्रीगेट डिमांड को दर्शा रही है, यही आपका समग्र मांग अनुसूचित। इस टेबल में आपका इनकम है और इधर एग्रीगेट डिमांड है, तो आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप विभिन्न एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग यहाँ नजर आ रहा है, और ये आपका समग्र मांग अनुसूची। द टेबल विच रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड corresponding to different level of income is aggregate demand schedule। उसी को एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहा जाए। There is always a minimum level of expenditure। हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होगा, चाहे आपका आय जीरो ही क्यों न रहे। तो इनकम जीरो रहने पे भी कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। खर्चे ये तो एडी लिखा हुआ है भाई, एडी को ही ए कहते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इनकम यदि जीरो भी है तो भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। इनकम जीरो है तो क्यों खर्च करेंगे, करना पड़ेगा। जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। धरती पे जीवित रहना है तो चाहे आप कमाओ या मत कमाओ, खर्चा तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि आप नहीं कमाते तो खर्च कैसे करो। कॉमन सेंस है, आप हम नहीं कमा रहे तो मांग के खर्च करेंगे, उधार खर्च करेंगे, है ना, पर खर्च तो करना पड़ेगा। The reason is there is always some expenditure for survival even if income is zero। तो हमेशा कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं जीवित रहने के लिए, भले ही तुम कमाओ या मत कमाओ, भाड़ में जाओ, बट खर्चा तो करना पड़ेगा। जब आय का स्तर शून्य होता है तब भी जीवित रहने के लिए व्यय का न्यूनतम स्तर होता है। आय अब जीरो होगा तो भी व्यय का कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल होगा। अब एडी का जो बिहेवियर है वाई के साथ, कि जैसे जैसे एडी बढ़ता है वाई भी बढ़ता है, यानी इनकम भी, सॉरी, जैसे इनकम बढ़ता है वैसे एडी बढ़ता है। एडी इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, यानी एडी एग्रीगेट डिमांड तभी बढ़ेगा जब इनकम बढ़ेगा। एडी बढ़ता है जब वाई बढ़ता है, तो एडी तभी बढ़ेगा जब वाई बढ़ेगा, यानी इनकम बढ़ेगा, तो ही खर्चे बढ़ेंगे। आफ्टर सर्टेन पॉइंट वाई इज मोर देन एडी, मतलब एक निश्चित बिंदु के बाद इनकम ज़्यादा हो जाता है और वाई जो है वो कम हो जाता है। देख लीजिए, जब वाई बढ़ रहा था एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा था, फिर एक पॉइंट आया जब वाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों क्या हो गए, बराबर। फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो वाई की तुलना में कम होने लगा। यहाँ 60 है तो ये 45, यहाँ 80 है तो ये 50, यहाँ 100 है तो ये 55, यहाँ 120 है तो ये 60। यानी शुरू में तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है और फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ता रहता है, पर वाई के मुकाबले कम बढ़ता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ वाई और एडी, यानी इनकम और एडी दोनों जो है वो बराबर हो जाते हैं। ऐसे बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऐसे बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी ये स्थिति में अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलित होती है। अब एक पॉइंट के बाद, संतुलन बिंदु के बाद इनकम जो है वो बढ़ने लगता है और एग्रीगेट डिमांड जो है उससे कम होता है। बात है इसमें, चलिए तो फिर आगे का पॉइंट हम करवाएंगे, आगे का हिस्सा। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जो है वो टेबुलर फॉर्म में दर्शाता है कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में क्या संबंध है। अब यदि इसी बात को
जो टेबुलर फॉर्म है उसी बात को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में, यानी डायग्राम बनाते। जो टेबल था उसी टेबल को कन्वर्ट करते किस में, डायग्राम में। तो वो एडी शेड्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका नाम क्या होता है, एडी कर्व। यानी डायग्राम जो है वो एडी कर्व होगा और जो शेड्यूल टेबल जो है वो एडी शेड्यूल। तो टेबुलर फॉर्म एडी शेड्यूल कहलाता है, उसी का डायग्रामेटिक फॉर्म एडी कर्व कहलाता है। एडी कर्व में जो वाई एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस पे हम एडी को दिखाते हैं और जो एक्स एक्सिस होगा उस पे हम इनकम को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एडी भी बढ़ता है। ठीक है, एडी के बीच में और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बट एडी की खासियत है कि एडी जो है एक पॉइंट से स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस वाले बिंदु से जो स्टार्ट होगा एडी, तो वो ये दर्शाता है कि इनकम का लेवल जीरो होने पर भी, यानी शून्य स्तर के आई पर भी कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, चाहे कमाई जीरो ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ता चला जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां एग्रीगेट डिमांड जो है इनकम लाइन को कट करेगा। इनकम जो है वो लाइन ऑफ रेफरेंस लाइन की तरफ से यहाँ दिखाया गया है। यदि आप इनकम लाइन को नहीं भी दिखाते तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनकम लाइन को इस वजह से दिखाया जाता है ताकि लाइन ऑफ रेफरेंस यानी रेफर लिया जाए कि इनकम के मुकाबले किस प्रकार से एग्रीगेट डिमांड चल रहा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ रेफरेंस यानी इनकम लाइन को एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट पर काटता है उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट या ई पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो समग्र मांग वक्र कहते किसे हैं? इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम। कौन सी चीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का, शेड्यूल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम में। तो इट रिप्रेजेंट्स एडी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी ये ग्राफ भी क्या दिखा रहा है? एडी को दिखा रहा है इनकम के अलग अलग लेवल पर। इट हैज अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड मतलब ऐसे जाता है, अपवर्ड मतलब ऐसे जाता है। तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा। अब ऐसे इस वजह से जाता है, ऐसा तब जाता है जब हमने पढ़ा था कि इधर प्राइस था इधर क्वांटिटी था, तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप होता था प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। और यहाँ क्या है? यहाँ एडी है और यहाँ इनकम है, और एडी और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ने से एडी भी बढ़ता है। अच्छा, तो यही बात है, बिल्कुल। तो यही बात है कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप की वजह से अपवर्ड बनता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप किस किस के बीच में? एडी और इनकम के बीच में। उसी बात को हिंदी में लिखा है मैंने। यह समग्र मांग हंस जी का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है और यह आय के विभिन्न स्तर पर समग्र मांग को दर्शाता है। इसका ढलान ऊपर की ओर होता है। ढलान कैसा होता है? ऊपर की ओर, जो आय तथा मांग के बीच, आय और मांग के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम क्या कहता है। तो जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, एडी वाई अक्ष से स्टार्ट होता है। एडी कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से वाई अक्ष से। इतना हिस्सा छोड़ के, इतना हिस्सा इस वजह से छोड़ के क्योंकि एडी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। जीरो से स्टार्ट इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि इनकम का लेवल जीरो होने पे एडी जीरो नहीं होता ना, एडी कुछ ना कुछ होता है। तो एडी कितना है? 30। तो इसलिए ये 30 से स्टार्ट हो रहा है हमारे एग्जाम्पल के अनुसार। ठीक है, तो y अक्ष पर 30 से शुरू होता है क्योंकि I के शून्य स्तर पर भी कुछ न कुछ व्यय होता है। As represented in diagram, AD starts with y axis at 30 because at zero level of income, too there is some expenditure. कुछ खर्चे होते हैं। आय के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ता है, AD भी बढ़ता जाता है। AD भी बढ़ता जाता है। As income increases, AD also increases. AD Y रेखा को E बिंदु पर काटता है जिसे हम संतुलन बिंदु कहते हैं, जहाँ AD बराबर क्या होता है? Y। तो इस बिंदु पर वो काटता है किसको? ये Y रेखा, ये लाइन ऑफ रेफरेंस है। ये लाइन ऑफ रेफरेंस जो है वो असल में
इनकम लाइन जो बिल्कुल 45 डिग्री से निकलती है, इसको मैं बताऊँ। हाँ, 45 डिग्री से निकलती है। अभी 45 डिग्री से क्यों निकलती है वो भी बताएंगे। AD जो है वो कट करता है y को एट दी पॉइंट विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर AD इज इक्वल टू y। AD क्या है? y के बराबर है इस बिंदु पर। बात आई समझ में? अब आपने बोला कि 45 डिग्री पे ही क्यों करता है, तो सुन लीजिए। एग्रीगेट y लाइन जो है, y का मतलब क्या होता है? इनकम। सिर्फ y लाइन की बात करेंगे। यहाँ भी क्या है? इनकम। और ये लाइन भी किसकी बना रहे हो? तो यानी कि इधर भी क्या होगा? इनकम। तो यानी जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा, जितना इधर बढ़ेगा उतना ही, यानी दोनों साइड एक ही चीज़ है। तो जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर बढ़ेगा, जितना इधर बढ़ेगा उतना इतना इधर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो कट करेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री एंगल से होके निकालेगा, आधा इधर आधा इधर। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इनकम ही तो लिखा है आपने, ठीक है। तो y लाइन के लिए हम यहाँ इनकम लिखेंगे और AD लाइन के लिए AD लिखेंगे। तो मैं यहाँ मुख्य रूप से AD लाइन पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैंने AD लिखा बस। y तो एक रेफरेंस लाइन है, ये पता है कि 45 डिग्री से ही बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ इनकम लिखने पे ये दोनों साइड बराबर होता चला जाएगा और 45 डिग्री एंगल पे ही ये बने। आई बात समझ? तो एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको बता दिया है। अगली क्लास में हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ेंगे कि किस प्रकार के कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के होते हैं। फिर उसी के साथ हम एग्रीगेट सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो ये चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगला चैप्टर जो है वो समझने के लिए इस चैप्टर का सही से आना ज़रूरी है। भाई ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा और जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है वो आराम से और सिंपल लैंग्वेज में बताई गई है। बाइलिंगुअल लिखा गया है, यानी दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।